नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश डांगे आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग का डीप स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी या निफ्टी कैसे काम करता है। ये वीडियो बनाने का रीज़न है कि मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करने आते हैं और अब मैं उनसे जब सवाल पूछता हूँ तो पता चलता है कि उनको निफ्टी या बैंक निफ्टी के बारे में या सेंसेक्स के बारे में या उनका फंडामेंटल टेक्निकल दोनों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। उनको सिर्फ ये मालूम है कि ऑप्शन मार्केट में बहुत पैसा है। बात तो सही है कि ऑप्शन मार्केट में बहुत पैसा है। इक्विटी मार्केट में पोजिशनल ट्रेड में एक दिन में मैक्स आप 20% ही कमा सकते हैं, क्योंकि 20% का अपर सर्किट होता है। बट ऑप्शन मार्केट में कोई सर्किट नहीं होता, या एक दिन क्या एक घंटे में आप पैसा दोगुना कर सकते हैं। लोग ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है। पैसा कमाना होगा तो ऑप्शन के बारे में सीखना पड़ेगा। मिनिमम 15 साल के एजुकेशन के बाद हम जॉब करने के काबिल बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो हमें मार्केट को समझना पड़ेगा, तब हम ट्रेडिंग करने के काबिल बनेंगे। यहाँ पैसा कमाना है तो यहाँ के रूल्स पता होने चाहिए। ऑप्शन मार्केट में सक्सेस चाहिए तो ऑप्शन मार्केट का गेम्स आपको सीखना पड़ेगा, और कोई गेम खेलने से पहले उसके रूल्स मालूम होने चाहिए, तभी तभी इस गेम को जीता जा सकता है। ब्लाइंडली खेलेंगे तो हारने के चांसेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एनएससी के सर्वे की बात करेंगे तो 90% से ज़्यादा लोग ऑप्शन मार्केट में पैसा लूज़ करते, और वो भी एवरेज 50,000 रुपये लोग मार्केट में लूज़ करते। 19% लोग मार्केट में पैसा लूज़ करते हैं, मतलब 10% लोग ही मार्केट में पैसा कमाते हैं। आखिर कौन वो लोग हैं जो मार्केट में पैसा कमाते हैं? आप कहेंगे बड़े लोग, ऑपरेटर ऑप्शन मार्केट से पैसा कमाते। सही कहा। वो इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनको गेम पता है, उनको रूल्स मालूम है, उनको उनका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, उनके पास डिसिप्लिन है। तो चलो आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग का गेम समझते हैं। मैं आपको हर चीज़ हम बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। सिर्फ आपको वीडियो में बने रहना होगा। यहाँ जो हम काम की चीज़ है वही सीखेंगे। मैं हर वो चीज़ बताऊंगा जो ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो आपको थोड़ी फास्ट लगेगी। शायद कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आएगी तो उसे 2 बार 3 बार 4 बार देखो, पर चीज़ों को अच्छे से समझ लो। आपको ऑप्शन मार्केट में लॉस कम करना है, पैसा कमाना है तो ये गेम सीखना ही पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑप्शन का गेम जीरो सम गेम है। सम मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जीरो सम का मतलब या किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को लॉस होगा, कोई लॉस करेगा तो ही किसी को प्रॉफिट होगा। इक्विटी मार्केट में आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसे शेयर को सालों तक होल्ड कर सकते हैं, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, इसलिए यह लॉस नहीं होता। इक्विटी मार्केट में लॉस नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि स्टॉक की प्राइस 100% इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है। इसमें कोई प्रीमियम वैल्यू एडेड नहीं होती। इक्विटी मार्केट में जब कोई स्टॉक की डिमांड होगी तो ऊपर जाएगा, और सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो प्राइस गिरेगा। पर ऑप्शन मार्केट में ऑप्शन की प्राइस डिमांड और सप्लाई से मूव नहीं होती, बल्कि वो ऑप्शन का जो भी फ्यूचर है उसके मूवमेंट के हिसाब से होगा। वो फ्यूचर इक्विटी या इंडेक्स भी हो सकता है। इक्विटी फ्यूचर इंडेक्स क्या होता है ये हमें पहले समझना होगा, तभी हम ऑप्शन को समझ सकते हैं, जो हमें ट्रेडिंग में काफ़ी फायदा करेगा। तो आप समझते हैं कि एक्चुअली आखिर इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन क्या है। आपको ये टॉपिक बोरिंग लगेगा, शायद लगेगा कि ये क्या सिखा रहा है, इसका और ऑप्शन मार्केट का क्या लेना देना। पर है, आपको गेम समझना है तो ये सब चीज़ें समझनी ज़रूरी है। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, जब किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, बैंक से लोन उठाओ, या स्टॉक मार्केट में आईपीओ की लिस्टिंग करा के फंड जनरेट करो। जब जब भी किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए सेबी और एक्सचेंज से कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। जब मार्केट में लिस्टिंग हो जाती है, मतलब आईपीओ लॉन्च होता है, तब उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। जब कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, मार्केट में आईपीओ लॉन्च करती है, तब कोई ट्रेडर एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीदता है, कुछ दिन होल्ड करके प्रॉफिट के बाद उसे बेच देता है। अब सेकेंड टाइम जिसने भी ये शेयर्स खरीदे वो थोड़े दिन होल्ड करेगा, उसके बाद उसे बेच देता है। तो ये साइकिल चलता रहता है।
यहाँ कोई प्रॉफिट बना रहा है तो कोई ट्रेडर लॉस कर रहा है। इंडिया में 4 एक्सचेंजेस है, एक है NSE, दूसरा है BSE, तीसरा है MCX और चौथा है CDSL। NSE एंड BSE में शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, जबकि CDSL में करेंसी ट्रेड करते हैं। MCX में कमोडिटीज लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर ट्रेड करते हैं। NSE में करीब 2500 से 3000 शेयर्स है और वही BSE में करीब 5000 कंपनीज लिस्टेड है। इक्विटी मार्केट में नॉर्मली टेक्निकल्स बायर को ही लॉस होता है, फंडामेंटल बायर्स को बहुत कम लॉस होता है, क्योंकि वो कंपनी या बिजनेस में पैसा लगाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं। वैसे जो ज़्यादा समय के लिए शेयर्स को होल्ड करेगा उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जो कम समय के लिए होल्ड करेगा उसे ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है। ऑप्शन ट्रेडर को कुछ मिनटों के लिए ही ट्रेड लेते हैं, इसलिए भी उनका लॉस ज़्यादा रहता है। अब समझते हैं कि फ्यूचर मार्केट ही क्यों कहते हैं या फ्यूचर मार्केट क्या है। चलो पहले डेफिनेशन को देखते हैं, गूगल करते हैं। जब हम गूगल में व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग डालते हैं तो उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से आता है। ये वैसे AI जनरेटेड ओवरव्यू है, फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या बोला है। फ्यूचर ट्रेडिंग is an agreement between a buyer and seller to trade a financial asset at predetermined price on a future date. Future are a type of derivative contract, which means they derive their value from a price of another financial instrument. अब लीगल एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर का मतलब होता है एक बायर होगा जो कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेगा और एक सेलर होगा जो कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा। प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड डेट इन द फ्यूचर का मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट्स की एक फिक्स प्राइस होगी और डेट भी होगी, मतलब उस डेट के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। एक्सपायरी डेट के पहले आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना पड़ेगा। सेटल मतलब अपने बाय किया होगा तो सेल करना पड़ेगा और सेल किया होगा तो बाय करना पड़ेगा। जो भी आपका लॉस या प्रॉफिट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। इंडियन मार्केट में एक्सपायरी कब होती है? एवरी मंथ के थर्सडे को एक्सपायरी होती है। थर्सडे हॉलीडे होगा तो उसके एक दिन पहले एक्सपायरी होती है। ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। इक्विटी में जैसे टाइटन का फ्यूचर होगा, रिलायंस का फ्यूचर होगा, HDFC बैंक का फ्यूचर होगा। ऐसे अप्रॉक्स 180 स्टॉक्स है जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। ये टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। इसे चेंज कौन करता है? एक्सचेंज इसे चेंज करता है। एक्सचेंज कौन है? NSE, BSE, MCX, CDSL ऐसे एक्सचेंजेस है। इंडेक्स में कौन से फ्यूचर है? NSE के एक्सचेंज पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। BSE के एक्सचेंज पे सेंसेक्स या बैंक एक्स ये इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। Future are a type of derivative contract, which means they derive their value from the price of another financial instrument. Future are derivative contracts का मतलब होता है ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसी और पे डिपेंड है। इसका मतलब इनकी वैल्यू किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। टाइटन का फ्यूचर की प्राइस टाइटन के शेयर की प्राइस के हिसाब से मूव होती रहेगी। रिलायंस की फ्यूचर की प्राइस रिलायंस के शेयर के प्राइस के हिसाब से मूव होती रहेगी। निफ्टी के फ्यूचर की प्राइस निफ्टी के इंडेक्स के हिसाब से मूव होती रहेगी और सेंसेक्स के फ्यूचर की प्राइस सेंसेक्स के इंडेक्स के हिसाब से मूव करेगी। एसेट्स, हमने देखा शेयर्स एक एसेट है। कमोडिटीज में क्रूड ऑयल, गोल्ड एक एसेट है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को ETF भी कहते हैं। नॉर्मली यहाँ इंडेक्सेस ट्रेड होते हैं। The price of a future contract changes based on the price of the underlying asset. अंडरलाइंग एसेट का मतलब उस शेयर या इंडेक्स की प्राइस जिससे फ्यूचर डिराइव्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर ट्रेडिंग कैन बी प्रॉफिटेबल बट इट कैन आल्सो लीड टू लार्ज लॉसेस। दिस इज बिकॉज फ्यूचर यूज लिवरेज विच कैन एम्पलीफाई बेट्स। हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस के शेयर का प्राइस अप्रॉक्स 1300 रुपये है और फ्यूचर का लॉट साइज है 500 का। मतलब 1300 गुना 500 करेंगे तो 6.5 लाख होता है, पर हमें ये फ्यूचर बाय करने के लिए तो सिर्फ 1,15,000 रुपये ही लगते हैं। मतलब बहुत सारा मार्जिन मिलता है। 100 पॉइंट्स के गेन पर भी आपको 50,000 का प्रॉफिट हो सकता है, पर 100 पॉइंट के लॉस पर भी आपको 50,000 का लॉस हो सकता है। मतलब आपका कैपिटल सीधा 40% से कम हो जाएगा। एक्सपायरेशन डेट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव एक्सपायरेशन डेट्स, सो ट्रेडर्स मस्ट क्लोज आउट और रोल ओवर देयर पोजिशंस टू अवॉइड फिजिकल डिलीवरी।
एक्सपायरेशन डेट्स का मतलब फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सेल करता है, ये आप और मैं सेल करते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स का एक टाइम लिमिट होता है, उसकी वैलिडिटी होती है। एनएसी और बीएसई पे कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे तक होती है। लास्ट थर्सडे को हॉलीडे होगा तो उसके एक दिन पहले उसे उसके एक दिन पहले उसकी एक्सपायरी होती है। अब सवाल आता है, जब हम इक्विटी में शेयर्स को खरीद सकते हैं तो फ्यूचर को क्यों खरीदें, जबकि उनकी एक्सपायरी, इक्विटी में कोई एक्सपायरी नहीं होती पर फ्यूचर मार्केट में एक्सपायरी होती है। जो भी फ्यूचर बाय किया है उसे एक्सपायरी तक के दिन आपको स्क्वायर अप करना ही पड़ेगा, चाहे ट्रेड लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, उसको स्क्वायर अप करना ही पड़ेगा। जो भी लॉस है वो बुक करना ही पड़ेगा। इक्विटी में ऐसा नहीं होता। फिर भी ट्रेडर्स फ्यूचर में ट्रेड क्यों करते हैं? आप और मैं शेयर्स मार्केट में गरीब लोग हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका पोर्टफोलियो करोड़ में होता है, उनको रिस्क मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो को हेज करना पड़ता है, इसलिए वो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। मतलब मेरा पोर्टफोलियो 10 शेयर का है और मार्केट गिरने का चांस ज़्यादा लग रहा है तो मैं निफ्टी को शॉर्ट मतलब सेल करूँगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मैं निफ्टी से प्रॉफिट कमाऊँगा और मेरे लॉसेस कम करूँगा। समझो मेरे पास रिलायंस के काफ़ी शेयर्स है, तो मैं रिलायंस को हेज करने के लिए रिलायंस का फ्यूचर सेल करूँगा। इक्विटी मार्केट में आप कोई स्टॉक पहले सेल करते हो तो उसको शाम तक आपको बाय करके स्क्वायर अप करना ही पड़ता है। आप नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर कर देगा, मगर फ्यूचर आप कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। हमने देखा कि एक कंपनी एबीसी लिमिटेड आईपीओ लॉन्च करके मार्केट में शेयर्स को लिस्ट करती है। फ्यूचर को कौन सेल करता है? फ्यूचर आप और मैं बेचते हैं या खरीदते हैं। डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि टू और मोर पार्टीज, मतलब आप और मैं, कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकता है। समझो मार्केट गिरने वाला है, ये समझकर मैंने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बहुत सारे निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट सेल किए, पर कल सुबह मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ खुल गया। अब क्या होगा? मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। ये तो उल्टा ही हो गया, पोर्टफोलियो हेज करने के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब इस लॉस से बचने के लिए है ऑप्शन मार्केट। अब यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। फ्यूचर मार्केट में आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल करते हैं, पर ऑप्शन मार्केट में आप कॉल और पुट होते हैं। मतलब आप मार्केट ऊपर जाने वाला है या आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऊपर जाएगा, और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट को बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा। अब बड़ा सवाल आता है कि ये कॉल और पुट क्या है। इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, सब कुछ मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने फ्यूचर को बाय किया है तो उसे हेज करने के लिए मैं पुट खरीदूंगा, जो कि मार्केट नीचे जाने पर ऊपर जाएगा, और कॉल सेल किया है तो उसे हेज करने के लिए मैं कॉल बाय करूंगा। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में से एक से ज़्यादा शेयर्स होंगे, इसे लॉट भी कहते हैं। निफ्टी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को लॉट साइज 75 का, तो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज भी 75 का ही होगा। नए रूल के साथ अभी निफ्टी का लॉट साइज जो है वो 75 आएगा। ऑप्शन का लॉट साइज और फ्यूचर का लॉट साइज सेम होता है, इनका एक्सपायरी भी सेम होता है। सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है, बाकी सभी फ्यूचर और ऑप्शन की एक्सपायरी ये मंथली होगी। मंथली मतलब हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होगी। फ्यूचर को ऑप्शन के साथ हेज करके बड़े लॉस से बचा जा सकता है। सिंपल भाषा में मैंने अपने पोजीशन का इंश्योरेंस निकाल लिया है। कल अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरा इंश्योरेंस मुझे सेव करेगा। अब हम उस इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने वाले हैं, जो लोग इंश्योरेंस के लिए उसे यूज़ करते हैं। वैसे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन मार्केट में बेचता है? ये आप और मैं मार्केट में बेचते हैं। एक्सचेंज सिर्फ इसे रेगुलेट करता है। आपने देखा होगा फ्यूचर के 3 ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पर ऑप्शन के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने के लिए हमें ऑप्शन चेन को देखना होगा। ऑप्शन चेन को समझने के लिए हमें पहले ऑप्शन चेन को ओपन करना पड़ेगा। तो चलो हम पहले ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं।
ये NSE का ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है। एक सवाल बाकी था, ये पुट और कॉल क्यों? जब फ्यूचर को हम एक्सपायरी तक बाय करके होल्ड कर सकते हैं या शॉर्ट सेल करके एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, तो कॉल और पुट की ज़रूरत क्या है? दूसरा सवाल, जैसे हम फ्यूचर को बाय या सेल कर सकते हैं तो ऑप्शन को भी बाय या सेल क्यों नहीं कर सकते? ऑप्शन में कॉल और पुट दे दिया, फ्यूचर की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और पोर्टफोलियो हेज कर या सिक्योर करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर को कम अमाउंट में शॉर्ट टाइम के लिए हेज करने के लिए ऑप्शंस बाय करते हैं। दूसरा सवाल, कॉल या पुट की क्या ज़रूरत? एकदम सिंपल, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम अब इंश्योरेंस में ट्रेड करेंगे। जब इंश्योरेंस बाय करना होता है तो हम प्रीमियम पे करते हैं, मतलब अगर 2 लाख का मेडिक्लेम लेना है तो 5,000 का प्रीमियम पे करेंगे, 5 लाख का मेडिक्लेम लेना है तो 10,000 का प्रीमियम पे करेंगे। यहाँ तक क्लियर? मतलब हम ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस खरीदते हैं। अब एक इन्वेस्टर मार्केट के नीचे जाने के डर से अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करता है, पर उसको डर रहता है कि मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो उसका निफ्टी का फ्यूचर लॉस में जाएगा, इसलिए वो निफ्टी फ्यूचर को या निफ्टी फ्यूचर के पोजीशन को सिक्योर करने के लिए कॉल बाय करता है, या वो निफ्टी के फ्यूचर को खरीदने के बजाय सीधा पुट ही खरीद लेता है। इस सिचुएशन में वो मार्केट का मूड चेक करता है और उसके हिसाब से इंश्योरेंस खरीदता है। जैसे कोई 5 लाख का पॉलिसी लेता है तो कोई 10 लाख का लेता है। देखिए, डर तो सबको लगता है, फिर भी इंश्योरेंस निकालते समय कोई 2 लाख का लेगा तो कोई 5 लाख का, तो कोई 25 लाख का लेगा। ये दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, एक होता है रिस्क और दूसरा होता है बजट। मतलब बीमार होने के चांस अगर कम है तो छोटा पॉलिसी लेंगे, बजट भी देखना पड़ता है। अब कॉल और पुट दो ऑप्शन में ट्रेड करने के बजाय हम अगर एक ही ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन की प्राइस अगर 100 है, हेज करने के लिए ऑप्शन बाय किया तो 100 का ऑप्शन का प्राइस 1000 तक जा सकता है, अनलिमिटेड जा सकता है, इंश्योरेंस की कोई लिमिट नहीं हुई। पर मैं हेजिंग के लिए ऑप्शन सेल किया तो वो मिनिमम 0 तक ही जा सकता है, मतलब यह 100 पॉइंट का ही इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रहा है। इसलिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, कॉल और पुट। मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, मतलब अनलिमिटेड इंश्योरेंस, और मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर? गुड। देखिए, और अगर और सिंपल भाषा में समझना है तो हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। समझ लीजिए ये कॉल है, ये हमने 100 का इसको सेल किया। अब ये नीचे जाके कितने तक नीचे जाएगा? ये 100 से 99, 90, 80, 10 या 0 हो जाएगा। मतलब यह जो मिल रहा है वो सिर्फ 100 पॉइंट्स का ही मिल रहा है। पर अगर हम इसको बाय करेंगे तो ये कितना ऊपर जा सकता है? ये 101 हो सकता है, 500 हो सकता है, 700 हो सकता है, या 1000 हो सकता है। ये पुट भी रहेगा तो ये भी इसी हिसाब से काम करेगा। मतलब सेल करते समय हमें सिर्फ 100 पॉइंट का ही गेन होगा, पर हम इसको बाय करेंगे तो ये अनलिमिटेड जा सकता है। इसीलिए हम हेज करने के हिसाब से हमेशा बाय को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि सेल को। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? तो चलो हम अभी अपना ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, ऑप्शन चेन के ऊपर जाते हैं और ऑप्शन चेन को ठीक से समझते हैं। और ऑप्शन के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने के लिए हमें ऑप्शन चेन को देखना होगा। ऑप्शन चेन को हम दो हिस्सों में बांट देंगे वर्टिकल लाइन से। अब एक लाइन के लेफ्ट में है कॉल और राइट साइड में है ये है कॉल, लेफ्ट में है कॉल,
राइट में है पुट। एक सवाल बाकी था, ये पुट और कॉल क्यों? जब हम फ्यूचर को एक्सपायरी तक बाय करके होल्ड कर सकते हैं या शॉर्ट सेल करके एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, तो कॉल और पुट की क्या ज़रूरत? दूसरा सवाल, जैसे हम फ्यूचर को बाय या सेल कर सकते हैं तो पुट को भी बाय या सेल क्यों नहीं कर सकते? ऑप्शन में क्यों कॉल और पुट दे दिया? फ्यूचर की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और पोर्टफोलियो हेज के या सिक्योर करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर को कम अमाउंट में शॉर्ट टाइम के लिए हेज करना है तो ऑप्शंस बाय करते हैं। दूसरा सवाल, कॉल या पुट की क्या ज़रूरत? एकदम सिंपल, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एक कि हम अब इंश्योरेंस में ट्रेड करेंगे। जब इंश्योरेंस बाय करना होता है तो हम प्रीमियम पे करते हैं। मतलब अगर 2 लाख का मेडिक्लेम लेना है तो 5,000 का प्रीमियम पे करेंगे, 5 लाख का मेडिक्लेम लेना है तो 10,000 का प्रीमियम पे करेंगे। यहाँ तक क्लियर? मतलब हम ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस खरीदते हैं। अब एक इन्वेस्टर मार्केट के नीचे जाने के डर से अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए निफ्टी या फ्यूचर को शॉर्ट करता है, पर उसको डर लग रहता है कि मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो उसका निफ्टी का फ्यूचर लॉस में चला जाएगा, इसलिए वो निफ्टी फ्यूचर के पोजीशन को सिक्योर करने के लिए कॉल बाय करता है, या वो निफ्टी के फ्यूचर को खरीदने के बजाय सीधा पुट ही खरीद लेता है। इस सिचुएशन में वो मार्केट का मूड चेक करता है और उसके हिसाब से इंश्योरेंस खरीदता है। जैसे कोई 5 लाख का पॉलिसी लेता है तो कोई 10 लाख का लेता है। देखिए, डर तो सबको लगता है, फिर भी इंश्योरेंस निकालते समय कोई 2 लाख का लेगा तो कोई 5 लाख का लेगा तो कोई 25 लाख का भी ले सकता है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, एक होता है रिस्क और दूसरा होता है बजट। मतलब बीमार होने के चांस अगर कम है तो छोटा पॉलिसी लेंगे, बजट भी देखना पड़ता है। अब कॉल और पुट दो ऑप्शन में ट्रेड करने के बजाय हम अगर एक ही ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन की प्राइस अगर 100 है, हेज करने के लिए ऑप्शन बाय किया तो 100 का प्राइस 1000 तक जा सकता है, अनलिमिटेड जा सकता है। इंश्योरेंस की कोई लिमिट नहीं है। पर मैं हेजिंग के लिए ऑप्शन सेल किया तो वो मिनिमम 0 तक ही जा सकता है, मतलब यहाँ 100 पॉइंट का ही इंश्योरेंस मिल रहा है। इसलिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, कॉल और पुट। मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा, मतलब अनलिमिटेड इंश्योरेंस, और मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर? गुड। चलो ऑप्शन चेन को हम वापस स्टडी करते हैं। पूरे ऑप्शन चेन के चार्ट में हमने ये कॉल्स और पुट्स देखा, पर इसमें भी हम सिर्फ एल टी पी, आई हुई, चेंज इन ओए और ओ आई, वैसे इधर एल टी पी, आई हुई, चेंज इन ओए और ओ आई का ही हम स्टडी करेंगे। या आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस में 50-50 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये 450 है, ये 500 है, मतलब यहाँ पे 50 का डिफरेंस है। ये 500 है, ये 550 है, यहाँ मतलब आपको 50-50 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग फ्यूचर के स्ट्राइक प्राइस में आपको अलग अलग डिफरेंस होगा। मतलब रिलायंस में आपको अलग दिखाई देगा, बैंक निफ्टी में तो 100 का डिफरेंस है। तो अलग अलग फ्यूचर के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में आपको अलग अलग प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलो अब बात करते हैं एल की। एल क्या है? एल का मतलब होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जिस प्राइस में ये लास्ट ट्रेड हुआ था। अब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग एल है। जैसे हमने देखा 2 लाख के पॉलिसी के लिए प्रीमियम होता है 5,000 और 5 लाख के पॉलिसी के लिए प्रीमियम होता है 10,000। वैसे ही अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अलग अलग होगा। यहाँ तक क्लियर? नहीं समझा तो बैक जाके वापस देख लो। इंडेक्स की जो प्राइस है वो ये प्राइस चल रही है और ये फ्यूचर की प्राइस है, और ये फ्यूचर जो है वो डिराइव होता है इस प्राइस पे, और ऑप्शन जो चलता है वो ये प्राइस पे चलता है। अभी जो प्राइस है वो 914, मतलब ये प्राइस आई ये 900 और 950 के बीच में, मतलब हमें जो दिख रहा है ये यहाँ पे ये प्राइस हो गई। अगर मार्केट एक्सपायरी तक उस टाइप के प्राइस के ऊपर ही नहीं गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल। ये कैसे होगा? कि सिंपल, मैंने 2 लाख की पॉलिसी 50,000 रुपये, 5,000 रुपये देकर अगर खरीद ली,
पर 1 साल के अंदर हॉस्पिटलाइज हुआ ही नहीं तो मेरा जो 5,000 है हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है, मतलब मार्केट एक पॉइंट भी नीचे क्लोज होगा तो मेरा ऑप्शन 0 हो जाएगा, मार्केट सेम प्राइस पे भी क्लोज हो जाएगा तो भी मेरा ऑप्शन 0 ही हो जाएगा। मार्केट अगर 10 पॉइंट ऊपर क्लोज हो जाएगा तो मेरा ऑप्शन की क्या प्राइस होगी, इन केस मार्केट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितने पॉइंट क्लोज करेगा उतने ऑप्शन का प्राइस रह जाएगी। इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वीक का एक्सपायर्ड हुआ जो ऑप्शन चेन है उसको ओपन करते हैं। मार्केट 900 और 950 के बीच में क्लोज हुआ है। अभी 900 के ऊपर मार्केट कितने पॉइंट क्लोज हुआ था, इसलिए उसका एल है। 950 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ ही नहीं है, इसलिए ये हो गया 0। 50 मतलब 0 नहीं होता है, नॉर्मली वो पैसाज में आता है कुछ। सेम 900 के नीचे मार्केट कितने पॉइंट पे क्लोज होगा है, इसलिए इसका प्राइस होगा ये, और नीचे जो भी क्लोज होगा ये हो गया 0। जब भी आप कोई ऑप्शन खरीदते हो तो उसकी प्राइस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और सेकंड होती है प्रीमियम वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात किया कि हम कोई पॉलिसी खरीदते हैं, जब पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। और मैंने जैसे बोला कि 1 साल के अंदर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ ही नहीं तो जो प्रीमियम हमने पे किया वो क्या हो गया, वो 0 हो जाएगा। इसी तरह अभी ये जो एल दिख रहे हैं, ये एल में जो भी प्रीमियम वैल्यू थी वो सब 0 हो गई, जो यहाँ पे दिख रही है। और ये जो बचा है ये सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही बची है। अब ये आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे तो आपको नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर 0 है, यहाँ का कलर अलग है, यहाँ का कलर अलग है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चार्ट को थोड़ा सा अभी हॉरिजॉन्टली भी इसको डिवाइड करते हैं। ये चार्ट हो गया, अब चार चार पार्ट में डिवाइड हो गया, ये हो एक, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। ये कलर वाला जो पार्ट है इसको हम इन द मनी बोलते हैं, ये भी इन द मनी हो गया। और जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, ये व्हाइट वाला जो है आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। और जो हमने बोला कि ये प्राइस है, अब ये जो वाला पार्ट है इसको हम एट द मनी बोलते हैं। बीच वाली लाइन को थोड़ी समय के लिए हम इरेज करते हैं, पूरा इरेज हो रहा है, होने दो, पूरा नया ड्रॉ करेंगे। ये एट द मनी हो गया। अब इसको इसको इन द मनी क्यों बोलते हैं, अभी देखिए ये जो प्राइस है अपना यहाँ पे, हम अभी मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट जाएगा ऊपर, ऊपर मतलब मार्केट कहाँ जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा, कॉल वाला मार्केट जो है वो ये डायरेक्शन में जाएगा। अब जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस यहाँ है, बराबर, और ये प्राइस के अंदर ये सब प्राइस है, और ये जो प्राइस है ये आगे है, मतलब ये ये टारगेट अचीव्ड है और ये टारगेट पेंडिंग है, सेम ऐसे। अब मार्केट नीचे जाएगा मतलब मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट ये डायरेक्शन में जाएगा।
क्योंकि अभी मार्केट कहाँ पे, मार्केट यहाँ पे, मार्केट नीचे गिरेगा, पुट है ना, हमने कहा था पुट मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट ऊपर जाएगा। मार्केट नीचे गिरेगा मतलब कहाँ पे जाएगा, अभी अगर समझो मार्केट 900 पे नीचे गिरा तो 850 जाएगा, 800 हो जाएगा, 750 हो जाएगा, ये नीचे के साइड में हो गया, ये ऊपर के साइड में हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये इन द मनी हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। और ये जो प्राइस है ये एट द मनी, मतलब जो स्पॉट प्राइस है ये वाला जो हमने बात किया था ये वाला, तो ये स्पॉट प्राइस के ये बाजू में है, इसलिए इसको एट द। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि प्रीमियम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। हम समझते हैं कि देखिए अभी ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अभी जो भी है, जो अपना स्ट्राइक प्राइस है या स्पॉट प्राइस है, उसको हम पकड़ते हैं कि ये 225 पे है। अभी अगर कोई ऑप्शन है, वो ऑप्शन की प्राइस है 250, तो अभी इसमें क्या होगा, 250 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, से समझते हैं कि वो ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 50। अभी हम क्या करेंगे, ये 200 में से ये 225 को माइनस करेंगे, या 225 में से 200 को माइनस करेंगे, तो ये कितना बचता है 25 रुपये। ये 25 को इस प्राइस से हम माइनस करेंगे तो कितना बचता है 25। इसका मतलब इसमें जो प्रीमियम है वो कितनी है 25, और इंट्रिंसिक कितनी है 25। ठीक है, अभी थोड़ा 25 थोड़ा आपको मुश्किल होगा रहेगा, इसको थोड़ा अलग करते हैं। ऐसा समझते हैं कि ये जो वैल्यू है, जो ऑप्शन की वैल्यू है, इसको हम करते हैं 70 रुपये, ठीक है। अभी मार्केट में जो प्राइस चल रही है ये, इसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस, और ये है स्ट्राइक प्राइस 100, 200 और 300। अभी हम क्या करेंगे कि ये स्ट्राइक प्राइस को हम स्पॉट प्राइस से माइनस करेंगे, तो 225 को 200 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 25। अब ये 25 को हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन का जो ELTP है इसे माइनस करेंगे। अगर हम 70 में से 25 को माइनस करते हैं तो प्राइस आता है 45। अब 45 क्या हो गया, ये आपका प्रीमियम में हो गया, और 25 क्या हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसको हम रियल वैल्यू भी बोल सकते हैं, और एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी होने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ रियल वैल्यू ही बचेगा, मतलब 25 रुपये ही बचेगा। जो प्रीमियम है आपका 45 रुपीज़ वो डीके हो जाएगा, समझ में आया। हाँ, एक बात और है, डीके भी जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी कब होती है, थर्सडे को होती है। अब फ्राइडे को क्या होगा, ये जो 70 रुपये का चल रहा है वो कितना होगा, वो आपको 100 रुपये को भी मिल सकता है, 120 को भी मिल सकता है, जैसे मतलब फ्राइडे मंडे जैसे जैसे समय ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रीमियम जो है वो डिके होता रहेगा। एक्सपायरी के दिन वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब उस दिन आपकी सिर्फ जो रियल वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है 25 रुपये, वही बचेगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। वापस हम ऑप्शन चेन को देखते हैं। ये ऑप्शन चेन का चार्ट ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे जो जो बचा है
एक्सपायरी हो गए, इसलिए ये जो बचा है ये इसका प्रीमियम कितना था, जो प्रीमियम था इसमें आउट ऑफ द मनी, इसमें आपकी रियल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू वो ज़ीरो ही रहते हैं, जो रहता है वो उसको वो प्रीमियम ही रहता है। अब एक्सपायर होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ का प्रीमियम पूरा ज़ीरो हो गया, और अभी ये जो बची वैल्यू है, मिनट इसको क्लियर कर देते हैं, ये जो बची हुई वैल्यू है ये सब रियल वैल्यू है, और ये जो ख़त्म हो गया, यहाँ पे रियल वैल्यू तो कुछ थी ही नहीं, सिर्फ प्रीमियम ही था, वो भी अब ज़ीरो हो चुका है। सेम ये आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी में भी आपकी प्रीमियम जो है वो ज़ीरो हो गया, रियल वैल्यू तो थी ही नहीं, और ये जो है ये सब रियल वैल्यू है। देखो ये सब चीज़ें आपको वन गो में समझ में नहीं आएगी, आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है, आप वो देखिए, समझ लीजिए, क्योंकि या मैं आपको 5 मिनट या 10 मिनट के इसमें नहीं बता पाऊँगा, लोगों ने इसके ऊपर एक एक 2-2 घंटे की वीडियो बनाए, पर ये जो चीज़ है ना वो इतनी रटनी या समझने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम यहाँ पे सीखेंगे, पूरा डीप में सीखने की ज़रूरत नहीं, पर ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ऑप्शन या आपके जो स्ट्राइक प्राइस आप खरीदने वाले हैं वो ऑप्शन में आपकी रियल वैल्यू कितनी है और प्रीमियम वैल्यू कितनी है, क्योंकि प्रीमियम का डिके होने वाला है, बचने वाली है सिर्फ आपकी रियल वैल्यू, तो लास्ट में जाके आपको कितना पैसा रहेगा ये आपको समझना पड़ेगा, उस हिसाब से इसके लिए हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये एल हो गए, उसके बाद हम स्टडी करने वाले थे आईवी को। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है। सबसे पहले तो हम चार्ट चेंज करते हैं, एक्सपायर इसका चार्ट है, हम करंट वाला चार्ट लगाते हैं। हाँ ये चार्ट अभी ओपन हो गया, जैसे मैंने पहले बोला था आपको वो एक्सपायर्ड हो गया था, लास्ट हमने डिस्कस किया था एक्सपायर में ज़ीरो हो गई थी, पर यहाँ पे तो आउट ऑफ द मनी में भी बहुत सारी वैल्यू बची हुई है, और ये इन द मनी में। अब यहाँ पे सब प्रीमियम वैल्यू है, यहाँ पे रियल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू बची ही नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू है, सेम यहाँ पे ये आउट ऑफ द मनी है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रीमियम वैल्यू ही मिलेंगी, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्लस रियल सॉरी प्रीमियम दो ही वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं एलटीपी की, सॉरी अब बात करते हैं आईवी की। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अभी इसको क्यों समझना जरूरी है, देखिए मार्केट में पुट सबसे ज़्यादा कब खरीदे जाते हैं, जब मार्केट गिरने का चांस ज़्यादा रहेगा, जब इन्वेस्टर्स को लगेगा कि मार्केट अब गिरने वाला है तो वो क्या करेंगे, पुट का बाइंग चालू करेंगे, पुट का बाइंग चालू करेंगे तो मतलब वो क्या कर रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं। जब पुट बाय करेंगे इसका मतलब क्या है कि मार्केट में फेयर है, मार्केट में डर है, अगर डर रहेगा तो पुट ज़्यादा बाय हो जाएंगे, मार्केट गिरने का चांस ज़्यादा है। अब ये फेयर को काउंट करने के लिए या फेयर को चेक करने के लिए एक इंडेक्स बना हुआ है, उसको बोलते हैं वीआईएक्स, इंडिया वीआईएक्स, ठीक है। अब पुट बाय ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट में डर की स्थिति है ऐसा समझ में आ रहा है, तो सेलर क्या करेगा, देखो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर 100 रुपीज़ का कोई ऑप्शन सेल करता है वो जाके ज़ीरो ही होने वाला है, मतलब उसको 100 पॉइंट्स का ही गेन होने वाला है, पर बायर अगर उसको बाय करता है तो वो 500 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अब ये फेयर के सिचुएशन में डिमांड बढ़ रही है, अब सेलर क्या करेगा, ये इसको 100 रुपये में नहीं बेचेगा, इसको 120 रुपीज़ में बेचेगा,
या 130 रुपीज़ में बेचेगा। अब क्या हो रहा है, जो ऑप्शन आपको 100 रुपये में मिल रहा था, वो अब ऑप्शन आपको 130 150 में मिलेगा। अभी इसका मतलब क्या हो गया कि कल अगर ये 100 का था, आज ये 150 का हो गया। मार्केट तो किधर भी नहीं गया, फिर भी इसका प्राइस 150 हो गया, मतलब ऑप्शन का प्राइस बढ़ गया। सेम में कि आपका वॉलेटिलिटी अभी बहुत ज़्यादा था, मतलब समझो कि ये 25 पे था, ये जो दिख रहा है ना, ये वॉलेटिलिटी 25 पे था, ये वॉलेटिलिटी अभी 17 पे आ गया, ये 12 पे आ गया। अभी क्या हो गया है कि जो 150 रुपये में बिक रहा था आपको प्रीमियम, वो गिर जाएगा, वो आपको 90 में मिलेगा, 80 में मिलेगा। मतलब मार्केट तो आपका स्टेबल था, फिर भी आपके ऑप्शन की प्राइस गिर गई। इसीलिए आईवी बहुत मैटर करता है। आपको आईवी कितना है वो देखना पड़ेगा, उस आईवी के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, मार्केट में पोजीशन बनानी पड़ेगी। देखिए पुट साइड में आईवी इतना है, कॉल साइड में आईवी इतना है, सेम प्राइस में आपको अलग अलग आईवी आपको नज़र आएंगे, उस हिसाब से आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है ओआई। ये ओआई, अभी ओआई का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या है कि जब हमने पहले देखा था कॉल और पुट कौन बेचता है मार्केट में, आप और मैं बेचते हैं, ठीक है। अभी किसी ने एक कॉल बेचा, किसी ने बेचा मतलब किसी ने खरीदा भी किया रहेगा। अब ये बायर है, इसको वापस ये सेल करेगा, कोई और उसको वापस बाय करेगा। ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जो बार बार मार्केट में घूम रहा है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन हो गया है, इसका मतलब आपका ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? एक हो गया। पर अभी समझिए कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट, अभी बायर तो दो आ गए, तो कोई और भी रहेगा जो कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा, तो अभी मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए? दो। इसी तरह मार्केट में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग के लिए ओपन रहते हैं उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ये कॉलम है, ये इतने ओपन इंटरेस्ट ओपन है, ये यहाँ पे भी अभी ये स्ट्राइक प्राइस पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग के लिए ओपन है, या ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं इसलिए ये ओपन है। अब दूसरा कॉलम आता है चेंज इन ओआई का। चेंज इन ओआई का मतलब होता है आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो गए, मतलब ये तो टोटल है, ये टोटल है, मतलब फर्स्ट दिन से एक्सपायरी तक है, पर ये सिर्फ आज का है, आज इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग के लिए ओपन हो गए हैं। तो इस हिसाब से नॉर्मली चेंज इन ओपन ओआई में क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग इसके हिसाब से भी ट्रेड करते हैं। मतलब अगर पुट साइड में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आज ओपन हुए हैं, इसका मतलब जो सेलर्स है, सेलर्स उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए उन्होंने मार्केट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए। और फिर अगर वो मार्केट में वो क्या करेंगे, मार्केट उनको लगता है ऊपर जाएगा तो वो कॉल को नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमने देखा था मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऊपर जाएगा, इसलिए कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स कम है। अभी समझो यहाँ पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स है और यहाँ पे सिर्फ 800 ही कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अभी ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम मार्केट के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 800 कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इन दोनों के कैलकुलेशन से ही हम इसको मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रीमियम वैल्यू सबसे ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट्स पे होती है, सॉरी ये स्ट्राइक प्राइस पे आपको प्रीमियम वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे तो कम हो गई है, पर ये जो प्राइस है इसमें अभी देखिए ये पूरी जो है ये आपको प्रीमियम वैल्यू है, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर है। ये वाले सी में भी आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, ये वाले पी में भी आपको मिल रहा है। ओ अभी सी और पी क्या होता है आपको ये भी समझना पड़ेगा। सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन
और पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। अभी यूरोपियन क्या है, यूरोपियन मार्केट से हमने इसको डिज़ाइन किया है, यूरोपियन मार्केट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है हमने। यूएस मार्केट से हिसाब से इसको डिज़ाइन नहीं किया है। यूएस मार्केट के हिसाब से इसलिए नहीं किया है क्योंकि यूएस का मार्केट जो है वो कभी भी एक्सपायरी होती है उसमें। यूरोपियन मार्केट की एक्सपायरी तय होती है, जो डेट पे उसकी एक्सपायरी होनी है, जो टाइम पे एक्सपायरी होने वाली है उसी टाइम पे होती है। इसलिए हमने जो कॉल और पुट है उसको यूरोपियन मार्केट के हिसाब से लिया, इसलिए उसको सी भी बोलते हैं और पी भी बोलते हैं। बहुत बार आपको ट्रेडिंग के चार्ट में सी और पी देखने को मिलेगा। ऑप्शन मार्केट में अब हमने देखा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये सेल कौन करता है, आप और मैं करते हैं। अभी देखिए जो आदमी सेल करता है उसने अगर 100 रुपीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया और ये सेलर है और बायर 100 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है। अभी ये 75 का लॉट है तो उसको कितना पैसा लगेगा, 7,500 रुपये ही लगेगा। और जो सेलर है क्या वो 7,500 में इसको बाय करेगा, सेल करेगा? नहीं, उसको 1 लाख रुपए के करीब पैसा एक देना पड़ता है। उसको मार्जिन मनी भी बोलते हैं। अभी 1 लाख का मार्जिन देना पड़ता है। हमने देखा कि 100 का रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ये 500 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है। मतलब अगर ये 1,000 गया तो उसको 7,500 रुपये का लॉस हो जाएगा, 75,000 का लॉस हो जाएगा। पर मतलब ये 75,000 अगर किसी ने बाय किया तो उसको 75,000 का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब बायर को ये प्रॉफिट होगा, सेलर को ये लॉस हो जाएगा। सेम बायर मतलब बायर 7,500 रुपये दे के एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकता है जिसको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। सेलर 1 लाख रुपए दे के उसको प्रॉफिट सिर्फ 7,500 रुपये ही हो सकता है, फिर भी वो सेल क्यों करेगा? सिंपल, आपने अभी तक देखा कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लॉस में नहीं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी लॉस में नहीं है। क्यों? वो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। अभी हम ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ये जो प्राइस दिख रहा है इसमें दो वैल्यू है, पहले भी मैंने बोला था, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है प्रीमियम वैल्यू। अब मार्केट सेलर के साइड में मूव करेगा तो उसको प्रीमियम डीके का भी प्रॉफिट बेनिफिट मिलेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू में जो लॉस होगा या जो डिक्रीज होगा उसका भी बेनिफिट मिलेगा। पर ऑप्शन बायर को मार्केट उसके साइड से मूव होगा, मतलब उसके प्रिडिक्शन के हिसाब से मार्केट जाएगा तो उसको सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू में ही उसको गेन मिलेगा। प्रीमियम वैल्यू तो उसका वैसे भी डीके होने वाला है क्योंकि वो टाइम के हिसाब से डीके होने वाला है। मतलब उसको एक ही चीज़ में फ़ायदा होगा, अगर मार्केट उसके हिसाब से मूव करेगा तो उसको एक ही चीज़ में फ़ायदा होगा, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। पर मार्केट सेलर के हिसाब से मूव होगा तो उसको दो चीज़ों का बेनिफिट नहीं होने वाला। इसीलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा समय के लिए या बहुत बार सेलर ही प्रॉफिट में होते हैं। हम जब कोई ट्रेडिंग ऐप ओपन करते तो उसमें भी आता है 90% लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं, 10% लोग मार्केट में पैसा गंवाते हैं। तो ज़्यादातर करके सेलर को ही ये बेनिफिट देखने को मिलता है। मार्केट एकदम ऐसा मूव देगा तो बायर को प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, मतलब अच्छा होता है। मार्केट ऐसा मूव देगा
तो इंट्रिंसिक वैल्यू का गेन बहुत छोटा रहेगा और प्रीमियम डीके का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब घूम फिर के वो लॉस में ही रहेगा। पर सेलर उसको इंट्रिंसिक वैल्यू का लॉस बहुत छोटा रहेगा, पर प्रीमियम वैल्यू का जो गेन है उसका वो ज़्यादा रहेगा। मतलब मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी सेलर प्रॉफिट में है, मार्केट उसके साइड से मूव करेगा तो भी सेलर प्रॉफिट में है, बायर मार्केट एकदम से ब्रेकआउट देगा तो ही प्रॉफिट में है। मतलब मार्केट में बहुत बार मार्केट तो साइडवेज ही रहता है, कभी ऐसा हो जाता है। तो बायर को एक ही चीज़ है, जब प्रॉफिट होता है मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। साइडवेज मार्केट और अगेंस्ट मार्केट दोनों में बायर को लॉस ही होने वाला है। और एक रीज़न है जहाँ पे ऑप्शन सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है और बायर को कम प्रॉफिट होता है। बात यह होती है कि जब मार्केट साइडवेज रहता है तो बायर वो ट्रेड में बना रहता है, या फिर ये बोलिए कि वो लंबे समय तक उस ट्रेड में बना रहता है। जब लंबे समय तक ट्रेड बना रहेगा तो प्रीमियम डीके उसको होने वाला है। सेलर जितना लंबे समय तक मार्केट में बना रहेगा और मार्केट उसके साइड से जाएगा उतना उसको प्रॉफिट होने वाला है। और एक बात होती है, बायर अगर ये ऑप्शन को खरीदेगा तो ये ऑप्शन के लिए उसने कोई बैकअप नहीं लिया हुआ है, मार्केट साइडवेज रहेगा या उसके आगे जाएगा तो वो लॉस में जाएगा। पर सेलर का ऐसा नहीं होता है, वो क्या करेगा, ये ऑप्शन को सेल करेगा और आउट ऑफ द मनी वाला कोई भी ऑप्शन वो बाय करेगा। मार्केट उसके फेवर में गया तो नो डाउट यहाँ पे उसको प्रीमियम उसका जाएगा, यहाँ पे वो गेन करेगा। पर वो यहाँ पे प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू उसको दोनों का गेन मिलेगा, यहाँ पे उसका सिर्फ प्रीमियम जाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपने पोजीशन को हेज कर रहा है, वो हेजिंग करता है। और जो बायर है वो क्या करेगा, उसके पोजीशन को कोई हेज नहीं रहेगा, वो नेकेड पोजीशन लेगा। अब अगर मार्केट इसके अगेंस्ट चला गया तो उसको क्या होगा, इसका प्रीमियम डीके जो है वो प्रीमियम डीके तो उसको मिलेगा ही, सिर्फ उसको इंट्रिंसिक वैल्यू का लॉस होगा। पर वो इंट्रिंसिक वैल्यू वो क्या करेगा, यहाँ से गेन कर लेगा। हाँ ये बात है कि यहाँ पे उसको उतना गेन नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे उसका लॉस हुआ है। पर घूम फिरा के हमने जो देखा था कि सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है। उसने अभी क्या किया, उसने उसके लॉस को लिमिट में ला दिया या लिमिटेड कर दिया। इसीलिए सेलर मार्केट में बहुत बार लॉस में नहीं होते या वो बहुत लॉस भी नहीं बुक करते। उसके अगेंस्ट में जो ऑप्शन बायर है वो क्या करते, वो बहुत बड़ा लॉस कर देते क्योंकि वो नेगेटिव पोजीशन खरीदते हैं। फिर लोग आते हैं बोलते हैं ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो गया, या रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, इसके वजह से मार्केट उसके अगेंस्ट गया, फिर लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। पर हमें समझना चाहिए, हम लोग इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। हमने स्टार्ट में देखा था, हमने एक ABC कंपनी का IPO लॉन्च किया था। अभी ये कंपनी में नॉर्मली क्या होता है कि हम जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स लोग खरीदते हैं। अभी शेयर्स की प्राइस क्यों बढ़ती है, अगर डिमांड रहेगी तो शेयर्स की डिमांड रहेगी तो शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, और वही सप्लाई रहेगा, सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस गिरेगी। ये मार्केट में हर जगह पे चलता है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा रहेगा और बायर कम रहेंगे तो डिमांड वैसे ही कम होने वाली है। यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा है और सेलर बहुत कम है तो डिमांड है, इसका मतलब प्राइस में। पर ये इंडेक्स में ऐसे होता है क्या,
इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। इंडेक्स में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंडेक्स कैसे बनता है ये पहले हमें समझना पड़ेगा। अभी हमने पहले भी बोला था, निफ्टी में 2500 से 3000 शेयर्स है, बीएसई में 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है। अब ये 5000 स्टॉक्स का मिलके बीएसई बनाए क्या, या 2500 या 3000 स्टॉक्स का मिलके एनएससी बनाए क्या? तो नहीं है। तो ये इंडेक्स कैसे काम करता है, इसका वैल्यू कैसे बनता है, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें एनएससी के फैक्ट शीट पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे बनता है। तो हम पहले एनएससी का फैक्ट शीट ओपन करते हैं। ये हो गया, एनएससी का फैक्ट शीट ओपन हो गया है। अभी देखते हैं हम कि ये कैसे काम करता है। हाँ, द निफ्टी 50 इंडेक्स इज वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनीज इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है। नॉर्मली एनएसई का एन और 50 का आईएफटी मिलके बना है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी 50 इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने देखा था कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लॉन्च करती है, मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, तो वो क्या करते हैं 51% से ज़्यादा का स्टेक अपने पास रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट में उनका अपर हैंड हो। अब जो बचा हुआ स्टेक है 49%, ये वैसे कम ज़्यादा भी हो सकता है। कोई लोग 70% भी रखते, कोई 60 भी रखते हैं। तो जो बचा हुआ है, हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि 50% एबीसी ने रखा है, तो जो बचा है वो 49% है। तो जो 49% है वो फ्री फ्लोट हो गया। तो जो 50 कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, उनका जो पब्लिक वाला हिस्सा है, उस हिस्से को सिर्फ काउंट करेंगे, उस हिस्से के मार्केट कैपिटलाइजेशन को वो सिर्फ काउंट करेंगे। Nifty 50 can be used for a variety of purposes such as a benchmarking fund portfolios, launching of index funds, ETFs and structured products. Purpose of such as a benchmarking fund portfolios, तो ये पोर्टफोलियो और ETF इसके लिए हिसाब से बना है। अभी हम देखते हैं मेथोडोलॉजी, फ्री फ्लोट, ये तो हमने देखा। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 50 कंपनीज। इंडेक्स लॉन्च कब हुआ है? 1996 को। बेस डेट इसका पकड़ा है 1995। बेस डेट मतलब जिस दिन से मार्केट स्टार्ट हुआ। बेस वैल्यू 1000, मतलब जिस दिन मार्केट में ओपन हुआ उस दिन पहले दिन मार्केट की वैल्यू थी 1000। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी रियल टाइम। इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीने के बाद इसका रीबैलेंसिंग होता है। रीबैलेंसिंग होता है मतलब निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स को रखना है, कौन से को निकालना है, ये सब यहाँ पे होता है। यहाँ पे इसमें कोई एक सेक्टर के शेयर्स नहीं होते, हर एक सेक्टर के शेयर्स होते हैं। तो ये जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का वेट जो है वो 34% है, आईटी का 12% है, ऑयल एंड गैस का 10% है, इस हिसाब से होता है। अभी हम देखते हैं कि इसमें कितने कंपनीज हैं। अभी देखते हैं इसमें जो वेटेज दिया है वो थोड़े कंपनी का दिया हुआ है। एचडीएफसी बैंक का वेटेज है 12%।
और उसके बाद ICICI बैंक का 8%, रिलायंस का 8%, अभी HDFC बैंक का 12% क्यों दिया हुआ है? चलो हम देखते हैं इसका फ्री फ्लोट कितना है। यहाँ पे गए रिलायंस का, हम देखते इन्वेस्टर्स में जाएंगे तो देखिए इसका फ्री फ्लोट वैल्यू देखेंगे तो ये देखिए प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 0। यहाँ पे CPFI है, DIS है ये, और ये पब्लिक है। पर यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग मतलब 0 है, मतलब यहाँ पे इसका कोई ओनर नहीं, जो भी ओनर है वो पब्लिक से। इसके बाद हम देखते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक के इन्वेस्टर के वैल्यू देखिए, यहाँ पे प्रोमोटर का ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे सीधा FI DI और ये दिया हुआ है पब्लिक का। इसका बाद हम देखते हैं रिलायंस का। रिलायंस में इन्वेस्टर का वैल्यू है 50% प्रोमोटर, मतलब यहाँ पे जो ओनर है उसका स्टेक कितना है, ये 50% स्टेक उतना है, मतलब बाकी जो बचा हुआ है वो पब्लिक के पास है। अभी हम बात करते हैं फैक्ट में। अभी ये जो शेयर्स है, मतलब अभी जो हम मार्केट इंडेक्स का मूवमेंट होता है, नॉर्मली शेयर्स में क्या होता है, कोई भी कंपनी के, हमने देखा थोड़ी देर पहले कि कोई भी कंपनी के शेयर्स में डिमांड आती है तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है, और सप्लाई आता है तो प्राइस नीचे जाती है। अब इंडेक्स ऊपर कब जाएगा, जब ये 50 शेयर्स है, उसमें भी हर एक का वेटेज अलग अलग है। अब जो ज़्यादा वेटेज वाले शेयर्स है उनमें ज़्यादा गेन आएगा तो इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। या समझो अभी ये शेयर्स है HDFC बैंक, ये HDFC बैंक साइडवेज रहा और ये दोनों ही नीचे आ रहे हैं, ये दोनों भी नीचे आ रहे हैं तो इंडेक्स नीचे आएगा। या ये ऊपर जा रहा है पर ये 4 नीचे आ रहे हैं तो भी मार्केट नीचे आएगा। ये तीन ऊपर जा रहे हैं और ये 5 नीचे आ रहे हैं तो मार्केट साइडवेज रहेगा। मतलब समझ लो कि इंडेक्स का मूवमेंट शेयर के हिसाब से नहीं होता, शेयर के जैसे नहीं होता, शेयर्स के जैसे नहीं होता है। शेयर्स में डिमांड और सप्लाई का गेम होता है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का गेम नहीं है। यहाँ पे पूरे 50 जो शेयर्स है उनके डिमांड और सप्लाई, या उनमें जो हाई वेटेज है उनके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करेगा। इसलिए बात को समझ लो, यहाँ पे आपका कोई इंडिकेटर काम नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि वो शेयर्स के जैसे डिमांड और सप्लाई पे काम नहीं करता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करता है। नॉर्मली जो इंडिकेटर बने हैं वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बने, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई इंडिकेटर बना ही नहीं है। जो भी बने हैं वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से बने। नॉर्मली लोग तो MACD, बॉलिंजर बैंड, RSI यूज़ करते हैं। आपको अगर इंडिकेटर यूज़ करना है तो पहले वो इंडिकेटर कैसे काम करता है, किस हिसाब से काम करता है, उसके पीछे का मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है वो समझना पड़ेगा। जब तक आप उस इंडिकेटर को समझेंगे ही नहीं तब तक उसके एप्लीकेशन को भी आप समझ नहीं पाएंगे, उसके एप्लीकेशन को भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, और आपको जो भी रिजल्ट दिखाई देगा या जो दिख रहा है वो गलत आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। हो सकता है एक दिन वो इंडिकेटर आपके फेवर में काम कर रहा है और आप उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करना चालू करेंगे तो आगे जाके आपको लॉस होने के चांसेस है। इसलिए आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले उस इंडिकेटर का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उसका बेसिक पता होना जरूरी है, उसका हिस्ट्री या फिर आपको जो उसका काम करने का तरीका है वो सब चीज़ें मालूम होना जरूरी है। उसके बाद ही आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर तो लैगिंग इंडिकेटर है, वो लीडिंग इंडिकेटर है ही नहीं। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब होता है कि जब मार्केट में कोई कैंडल बनेगा उसके बाद वो इंडिकेटर मूव करेगा, उसके पहले मूव नहीं करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, लैगिंग है, लीडिंग है या ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर मतलब 0 और 100 के बीच में मूव करता है।
अगर समझो मार्क कोई MACD वैसे ऑसिलेटर है, MACD 100 पे है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा, वो अपने हिसाब से मूव करता रहेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए तो आपको खुद का सेटअप तैयार करना पड़ेगा, जिस पे आपकी खुद की कमांड होगी। किसी और का भी सेटअप आप फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। लकीली एक आध दिन आप पैसा कमा लोगे, तो वो पैसा वापस चला जाएगा। कोई सेटअप जब फेल हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि ऑपरेटर ने गेम किया। हम जब इंडेक्स का वेटेज देख रहे तो तब मैंने आपको HDFC बैंक का फ्री फ्लोट दिखाया था। HDFC बैंक का फ्री फ्लोट 13 लाख करोड़ का है और ICICI बैंक का 8.5 लाख करोड़ का। रिलायंस का मार्केट कैप 17 लाख करोड़ का है, मतलब उसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% है, तो उसको भी आप 8.5 लाख का करोड़ का समझ ही सकते हैं। अब मतलब तीन ही स्टॉक का फ्री फ्लोट हो गया 30 लाख करोड़ का। अब ये बताओ कौन सा ऑपरेटर इतनी बड़ी मूवमेंट करने की ताकत रखता है। लोग बोलेंगे बड़े इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल बायर, तो भाई वो लोग इंट्राडे में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। वो इतनी बड़ी अमाउंट से ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट को सर्किट लग सकता है। वो लोग टर्म इन्वेस्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में ही बिलीव करते हैं। तो ऑपरेटर की चाल को समझने से पहले ऑपरेटर के को ही अपने दिमाग से निकाल दो। आपको ट्रेडिंग करने के लिए ये सब काम में नहीं आएगा। कोई भी ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट होगा ये आपको पता नहीं होता, पर कितना लॉस होगा ये आपको पता होता है, जो चार्ट पे दिखता है। आपको आपके लॉस को मार्क करने के लिए सिंपल डाउ थ्योरी को यूज़ करना चाहिए। डाउ थ्योरी इसलिए भी इफेक्टिव है कि वो आपके मार्केट का रिवर्सल बताता है। ये रिवर्सल मार्क करने में आसानी होती है। डाउ थ्योरी में कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स बनते हैं, वो आज भी काफ़ी इफेक्टिव है। चलो पहले डाउ थ्योरी को भी समझते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टर्म स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सपोर्ट हमेशा डाउन साइड में होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर के साइड में होता है, यहाँ मार्केट आके रुकता है या यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग नॉर्मली इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ही यूज़ करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म के ट्रेडिंग में काम करता है। वैसे भी हमने लास्ट में देखा कि इंडेक्स कैसे मूवमेंट करता है। इसके 50 स्टॉक होते हैं, हर एक का वेटेज होता है, उन स्टॉक से मूवमेंट पे इंडेक्स मूव करता है। मतलब सपोर्ट रहेगा तो 50 स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं होगी क्या, तो होगी। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ब्रेक होते हैं, ये कब ब्रेक होंगे और कब रिवर्सल देंगे ये हमें सिंपल डाउ थ्योरी से ही पता चलेगा। उसके लिए आपको डाउ थ्योरी का अच्छे से समझना पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन मार्केट में कभी काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ प्रीमियम डीके होता रहता है। अगर कोई स्टॉक बहुत समय तक रेजिस्टेंस पर रुका रहेगा तो उसका प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाता है। भले ही फ्यूचर का रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो, पर ऑप्शन का ज़रूर हो जाएगा, और इंडेक्स में भी ये काम नहीं करता। पहले डाउ थ्योरी को समझते हैं। नॉर्मली मार्केट कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता या कभी ऐसे नीचे नहीं आता, वो हमेशा इसे ही ऊपर जाता है। नीचे भी आएगा तो ऐसे ही आएगा। और डाउ थ्योरी का मतलब होता है ये हायर हाई। अब ये जो ये पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को खरीदते हैं, मतलब नॉर्मली ऑप्शन खरीदने के टाइम पे आपको फ्यूचर का चार्ट देखना पड़ता है। तो फ्यूचर में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और आप खरीदे तो ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि आपको पता नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। अब ये कितना ऊपर जाएगा ये आपको मालूम नहीं, पर अब आपको ये मालूम हो चुका है कि कितने नीचे आएगा। और जब रिवर्सल होता है तो रिवर्सल दो ही तरीके से होता है। एक तो रिवर्सल ऐसे होगा या रिवर्सल ऐसे होगा। ऐसा मतलब ये ऊपर गया फिर नीचे आके फिर ऐसा, ये इसको लोअर लोअर हाई बोलते हैं, इसको हायर हाई बोलते हैं।
अब डाउ थ्योरी में आपको ये पता चलता है कि अब यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो आपको आपका पोजीशन काटना पड़ेगा, पर मतलब ये जो पॉइंट है ये आपके स्टॉप लॉस के जैसे काम करेगा, इसीलिए डाउ थ्योरी को यूज करना चाहिए। और 5 मिनट पे चार्ट पे भी ये काम करता है, वहाँ पे भी आपको रिवर्सल पता चलते हैं और उस हिसाब से आप आपके रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अभी मैंने आपको जैसे बोला कि ये जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट इतना ऊपर जाएगा, पर अभी जो ऑप्शन आपने खरीदा है ये मार्केट इतने ऊपर जाने के बाद आपका ऑप्शन कितना ऊपर जाएगा और ये नीचे जाने के बाद आपका ऑप्शन कितना नीचे जाएगा, क्योंकि आपको अगर दिख रहा है कि आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का है, टारगेट तो आपको नहीं दिख रहा है पर आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, मतलब 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपके ऑप्शन में कितना गिरावट आएगा, ये समझने के लिए आपको ऑप्शन ग्रीक्स को समझना पड़ेगा। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन में कितनी गिरावट होगी, ये तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स के का थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए। देखो, हम ड्राइविंग कर सकते हैं पर हमें ये नहीं पता कि गाड़ी के इंजन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है, क्लच एंड ब्रेकिंग कैसे काम करता है, फिर भी हम गाड़ी को चला ही लेते और अच्छे से चला ही लेते। वैसे ही ऑप्शन ग्रीक्स का है, हमें ऑप्शन ग्रीक्स नहीं पता फिर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, पर आपको बेसिक पता हो रहेगा तो ट्रेडिंग में वो काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए आपको ऑप्शन ग्रीक जस्ट पता होना चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक अच्छे से पता होगा तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आपको काफ़ी मदद करेगा। इनफैक्ट आपके स्टॉप लॉस में आपको कितनी गिरावट मिलेगी ये भी आपको वहीं से ही पता चलेगा। तो चलो उसके लिए हम ऑप्शन ग्रीक को देखते हैं। ऑप्शन ग्रीक के लिए हम सेंसिबल के चार्ट को देखते हैं। ये ग्रीक्स ओपन हो चुके हैं। इसमें हमें तीन ही चीज़ें देखनी है, एक है डेल्टा, एक है थीटा और एक है वेगा। वेगा का मतलब होता है वोलेटिलिटी, जो हमने देखा था VIX। थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, अभी ये जो कॉलम है अगेन ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, ये LTP का कॉलम है, ये कॉल OI का कॉलम है, ये लैक्स में दिया हुआ है, गामा हमें नहीं देखना है। तो हम समझते हैं ये ठीक है। अभी डेल्टा को कोई लोग ये जो है 57.57 है या कोई 57 मतलब 0.10 सॉरी 0.1 0.1 टू 10 ऐसे देखते, या कोई लोग 10 टू 100 ऐसा देखते हैं। ठीक है, हम लोग ये जो लिखा है डेल्टा इसी हिसाब से इसको देखेंगे। ठीक है, अब ये 0.4 का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर आपका ऑप्शन 1 रुपये बढ़ेगा या 1 पॉइंट बढ़ेगा तो सॉरी आपका फ्यूचर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन 0.40 मतलब 40 पैसा बढ़ेगा। कौन सा? ये स्ट्राइक प्राइस का। मार्केट चल रहा है 23,950 पे, अगर आपने ये स्ट्राइक प्राइस खरीदी है
लाइन टेढ़ी हो रही है, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने 23,950 का कॉल खरीदा है, अगर फ्यूचर एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका ऑप्शन 0.57 मतलब 57 पैसा ऊपर जाएगा। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका ऑप्शन 57 रुपीज़ ऊपर जाएगा। वैसे सेम सेम वैसे ही पुट का भी है। अभी पुट का भी हम लोग अगर देखते, हाँ पुट वाला हमेशा माइनस में रहता है क्योंकि पुट का मार्केट डाउन साइड में काम करता है, इसलिए वो हमेशा माइनस में रहता है डेल्टा। ठीक है, अभी पुट भी मार्केट 100 पॉइंट माइनस हो जाएगा, इसलिए वो माइनस है। तो आपका ऑप्शन जो है वो 43 रुपीज़ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 23,950 के ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही है। अभी ये 23,750 है, इसका 28 लिखा हुआ है, मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट, ये डाउन साइड में है ना, हमने ऑप्शन चेन के चार्ट में देखा था। तो मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो 23,750 का जो ऑप्शन है वो 28 रुपीज़ ऊपर जाएगा। सेम अगर हम बात करते हैं 24,300 की, तो ये भी 28 रुपीज़ मूवमेंट देगा। अभी नॉर्मली बहुत बार मार्केट में क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, दे बोलते हैं अरे अभी ये जो है इसका LTP 83 रुपीज़ है और मार्केट जो चल रहा है वो 151 है। अभी ये 83 तो काफ़ी सस्ता है, मतलब अभी क्या करना चाहिए, हम लोग 83 के लेते क्योंकि अभी थोड़ा बजट टाइट। पर आप ये समझ लो मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो ही आपको 28 रुपीज़ मिलेगा, प्लस इसमें भी मार्केट अगर एकदम फास्ट जाएगा तो, स्लोली जाएगा तो वो भी नहीं मिलेगा। पर आप अगर ये ऑप्शन खरीदते हैं और मार्केट 100 पॉइंट टूटता है तो आपको सीधा 43 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, मतलब ये इसके डबल हो गया। तो जैसे हमने डाउ थ्योरी में देखा था, यहाँ पे ये आपको 50 पॉइंट का दिख रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि अभी अगर ये 50 पॉइंट गिर सकता है तो आपको स्टॉप लॉस होगा ये। तो आपका स्टॉप लॉस होगा है तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए जिससे आपका स्टॉप लॉस आपके बजट में हो। कोई बड़ा या छोटा स्टॉप लॉस देख के इसके ऑप्शन कोई छोटा ले गए तो उस हिसाब से नहीं लेना चाहिए। मतलब डाउ थ्योरी के हिसाब से आपको ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो आपको डेल्टा बताएगा कि कौन सा कितना है। अभी ये डेल्टा हर बार आपको देखना है क्या, नहीं देखना है। वो नॉर्मली क्या होता है ना कि जब हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रीमियम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका कैलकुलेशन दिखाया था, एग्जैक्ट रियल वैल्यू कौन सी होती है, तो वो कैलकुलेशन करके आपको समझ में आएगा। और जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होगा उस हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो मेन डेल्टा सिखाने का पर्पज़ यही था, या डेल्टा बताने का पर्पज़ यही था कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑप्शन की क्या प्राइस होगी, जब मार्केट का मूवमेंट कितना होगा, उस हिसाब से आपको ये होगा। आपके रिस्क मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए ये डेल्टा काम करता है। तो पहले हमें अपने रिस्क कितना है ये भी समझना पड़ेगा, और रिस्क समझना पड़ेगा मतलब अपने कौन सा ऑप्शन बाय करना है कौन सा नहीं बाय करना है, क्योंकि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। जो अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते वो लोग मार्केट में काफ़ी नुकसान उठाते हैं। जब लॉस हो रहा है मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, ये समझना चाहिए और ट्रेडिंग कुछ समय के लिए स्टॉप करनी चाहिए। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसको रिव्यू करना चाहिए और फिर मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉस होने पर हमेशा के लिए मार्केट से आउट होने से पहले थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है। देखिए अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका लॉस 10% हो गया
10% लॉस को रिकवर करने के लिए 11% का प्रॉफिट करना पड़ता है। मतलब आप अगर 10,000 रुपये लेके मार्केट में आए हो और आपका 1,000 रुपये लॉस हुआ है, तो आपको वो गेन करने के लिए आपको 1,100 रुपये प्रॉफिट करना पड़ेगा। वही 20% लॉस को कवर करने के लिए आपको 25,000 रुपये 25% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। मतलब सिंपल, आप 10,000 रुपये लेके आए और आपका लॉस हो गया है 2,000 रुपये, तो वो 2,000 रिकवर करने के लिए आपको 2,500 कमाना पड़ेगा। सेम है 50%, मतलब आपको 5,000 का लॉस हुआ है, आपको 5,000 लॉस रिकवर करने के लिए आपको 5,000 और कमाना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो बचा कैपिटल 5,000 आपका लॉस हुआ है, अभी बचा कितना है? 5,000 ही बचा है। तो वो 5,000 आपको 10,000 करने के लिए और 5,000 कमाना पड़ेगा। मतलब आपको 100% गेन करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है। और अगर आपका 100% लॉस हो गया तो आपके पास कुछ नहीं बचा, आप मार्केट से आउट हो। मार्केट में बचा रहना है तो 10%, 5%, मैक्स, मतलब मैक्स 10%, 5% का ही रिस्क आपका होना चाहिए कोई भी ट्रेड में। 5 से 10 के बीच भी आप बोल सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। चलो, बेसिक तो हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हमने क्या क्या कवर कर लिया एक बार उसको रिव्यू करते हैं। हमने ये अंडरस्टैंड द गेम ऑफ ऑप्शन मार्केट का वो समझ लिया, इक्विटी क्या है, फ्यूचर समझ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन चेन भी समझ लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू क्या होता है वो समझ लिया, ओपन इंटरेस्ट और एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को भी समझ लिया, ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग भी समझ लिया, नेकेड और हेजिंग भी समझ लिया, इंडेक्स है और इसका वेटेज भी समझ लिया, इंडिकेटर्स को भी समझ लिया, सिंपल डाउ थ्योरी को भी समझ लिया। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस भी हमने समझ लिया है। प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक को हमने कैंडलस्टिक को नहीं समझा है, प्राइस एक्शन को सिर्फ समझा है कि वो कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। कैंडलस्टिक को एक्चुअली आप बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल, उसको जाके रेफर कर सकते हो, क्योंकि अपना जो कोर्स था ये ऑप्शन बाइंग का कोर्स था, इसलिए उसने इतना कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं सीखा है। रहेगा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये भी मैंने आपको क्लियरली बताया है, वो कैसे फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये भी मैंने आपको समझाया है। बेसिक तो हमने पूरा कवर लिया है। अब बारी आती है एडवांस कोर्स की, जहाँ मैंने मेरा पूरा ट्रेडिंग सेटअप, मेरी बाइंग स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की है। देखो, ज़रूरी नहीं कि मेरा कोर्स करना ही चाहिए, पर जो लोग नए हैं, मतलब अभी अभी ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चालू किया है, वो लोगों को तो ये कोर्स करना ही चाहिए। उनके लिए ये प्रॉपर रोड मैप साबित हो सकता है। उन लोगों को भी करना चाहिए जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रेडिंग सेटअप भी बना सकते हैं। मेनली इस कोर्स में मैंने कैंडलस्टिक मूविंग एवरेज का यूज़ बताया है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को डिटेल्स में समझाया है, मेन टॉपिक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को डिटेल में कवर किया है। मेरा सेटअप ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को सिम एग्जाम्पल के साथ सिखाया है। आप ट्रैप हो जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो रिवर्सल में कैसे ट्रेड करना है ये भी बताया। टॉप एंड बॉटम को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर मार्केट रिवर्सल को डाउ थ्योरी के साथ समझा जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड उसके इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दे दूंगा, जिनको कुछ सीखना है वो उस लिंक पे जाके एनरोल कर सकते हैं। साथ में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कुछ लर्निंग कर सकते हैं। ये कोर्स का फीस मैंने सिर्फ 19 रुपीज़ ही रखा है। वैसे मैं पूरा कोर्स फ्री ही रखने वाला था, पर मैं चाहता हूँ कि जो लोग सिरे से वही ये कोर्स करें, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएगी तो उसका इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगा। कुछ सीक्रेट्स पब्लिक हो गए तो उनमें मज़ा भी नहीं रहेगा। जो लोग इस कोर्स को बाय करेंगे वो मुझे पेमेंट स्लिप व्हाट्सअप कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। मैं एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप
क्रिएट कर दूंगा जहाँ पर सीरियस ट्रेडर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को डिस्कस कर सकते हैं और अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। हर एक ट्रेडर अपना अपना एक्सपीरियंस वहाँ शेयर कर सकता है। ग्रुप ट्रेडिंग या ग्रुप स्टडी का बहुत फ़ायदा होता है। फ्री नहीं रखने का और एक रीज़न है, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। आप इस वीडियो के व्यूज़ को देखिए कितने, और कमेंट्स देखिए कितने, और सब्सक्राइबर भी देखिए कितने। यहाँ से हर कोई कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, फिर भी कुछ लोगों ने ना कमेंट किया है ना सब्सक्राइब किया है। ठीक है, इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पर इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये कोर्स कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो गुड लिखिए और नहीं लगा तो बैड लिख दीजिए। 3-4 वर्ड तो आप टाइप कर सकते ही है। ये वर्ड मुझे मोटिवेट करते हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, थोड़ा एफर्ट तो आपको लेना ही होगा। वीडियो नहीं समझा तो 2-4 बार देखना, ये बेसिक है पर बहुत काम का है। मैंने स्टार्ट में कहा था कोई भी गेम खेलने से पहले गेम को समझना जरूरी है। तो चलो अब रुकते हैं, टाटा बाय बाय।